अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हज 2025 के आज़मीन हज का इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि क्या हज 2025 में मर्दों को और औरतों को सेपरेट सेपरेट रूम में रखा जाएगा, चाहे वो मक्का हो चाहे वो मदीना हो। मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ये पूरी तरीके से मैसेजेस से भरा हुआ है, जो आज़मीन हज इस साल हज पे आने वाले हैं या फिर वो बच्चे जिनके बुज़ुर्ग वालिदैन जो है इस साल हज के सफ़र पर आने वाले हैं, उनका ये पूछना है कि आफ्ताब भाई, आप तो मक्कातुल मुकर्रमा में रहते हो, हज की खिदमत में रहते हो, आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी कि इस साल क्या डिसीजन निकलने वाला है। क्या वाकई में मर्दों को और औरतों को जो है अलग अलग रखा जाएगा। आप प्लीज़ जो भी डिसीजन जो है वो आप जो है मेरे साथ जो है शेयर कीजिए। मैंने ये डिसाइड किया था कि भाई जब तक मेरे पास कुछ कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं लगेगा, मुझे लगेगा कि नहीं कि ऐसा कुछ क्या हो सकता है, क्या डिसीजन निकल सकता है, तब तक मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन इंशाल्लाह आपको मैं कुछ बातें जो है शेयर करता हूँ, क्या कुछ हो सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी जो है मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। और आपको ये भी बताता हूँ कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अपने सर्कुलर में इस बात को मेंशन क्यों किया, इस डिसीजन को लेने पे क्यों गए। वो ये भी बताऊंगा कि इस डिसीजन को निकलने के बाद से अगर ऐसा हुआ तो हज 2025 में आने वाले जो आज़मीन हज है उनके साथ क्या क्या ऐसे चैलेंजेस जो है वो आ सकते हैं। सारी बातों को जो है इंशाल्लाह मैं वीडियो के आगे रखता हूं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो मेक श्योर करें मेरा चैनल सब्सक्राइब करें हज के पूरे सफर को लाइव देखने के लिए। हज कमेटी ऑफ इंडिया इस चीज़ पे मजबूर क्यों हुई कि भाई इस साल हम एक डिसीजन लेकर के आते हैं कि हम मर्दों को अलग रखते हैं और औरतों को अलग रखा जाएगा। आप ये जानने से पहले थोड़ी सी बात ये जान लें कि जब आज़मीन हज आते हैं मदीना अल मुनव्वरा, तो वहाँ पे उनके जो स्टे का इंतज़ाम होता है ये पूरी तरीके से लग्जरी होटल्स में रहता है। भाई होटल में जिस तरीके से फैसिलिटीज़ होती हैं, गद्दे लगे होते हैं, वाइट वाइट चादरें बिछी होती हो, इस तरीके से सारा कुछ इंतज़ाम होता है और हाइजीन जो है पूरी तरीके से भाई मेंटेन रहता है। यहाँ प्रॉब्लम एक छोटी सी ये आती है कि वहाँ पर किचन की फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है, जिसकी वजह से जो आज़मीन हज होते हैं वो बाहर जा करके अपना नाश्ता और खाना जो कुछ करना होता है वो वहाँ पर बाहर खाते पीते हैं। इसके अलावा बात करें, कोई और प्रॉब्लम जो है वहाँ पे पेश नहीं होती है। जब आज़मीन हज आते हैं मक्कातुल मुकर्रमा के अजीज़िया के एरिया में, तो वहाँ पे उनके स्टे का इंतज़ाम होता है। वहाँ पे होटल्स नहीं होते हैं, वो होते हैं आपके अपार्टमेंट्स, जो बिल्डिंग होती हैं। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें मैंने सारी कुछ चीज़ें जो है कवर करके रखी हैं कि भाई यहाँ पे किस तरीके के होटल्स होते हैं, क्या क्या इंतज़ाम होते हैं, हर एक चीज़ जो है आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें आप। यहाँ पे हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो एलोकेशन का जो रूल होता है कि भाई एक रूम में हम किस तरीके से लोगों को ठहराएंगे, तो समझें कि अगर एक कवर में 2 लोग हैं, दूसरे कवर में 3 लोग हैं, तो ये 5 लोगों को क्लब करके, यानी कि 2 कवर वाले लोगों को क्लब करके एक रूम में ठहरा दिया जाता है। तो यहाँ पे जो शेयरिंग होती है ये आपकी जो है 4 की होती है, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, यहाँ तक की शेयरिंग होती है। तो जिस हिसाब से ये चीज़ें कैलकुलेशन बैठता है कि किसी एक कवर में 3 लोग हैं, दूसरे कवर में 3 लोग हैं, उनको एक साथ ठहरा दिया, किसी कवर में 2 ही लोग आ रखे हैं, किसी कवर में 4 लोग आ रखे हैं, उनको एक साथ ठहरा दिया। तो जो भी कैलकुलेशन उनकी बैठती है वो उस हिसाब से करते हैं। लेकिन ज़्यादातर कोशिश उनकी ये होती है कि भाई अगर कोई कवर में 4 लोग आ रखे हैं या फिर 5 लोग आ रखे हैं, तो कोशिश करें कि भाई अगर 4 की शेयरिंग है तो उन 4 लोगों को उसमें रुका दें। अगर 5 की शेयरिंग है, अगर 5 के रूम्स अवेलेबल हैं, तो उन 5 लोगों को उनको सेपरेट रूम दे दें। ठीक है। अगर हज कमेटी ऑफ इंडिया इस डिसीजन पे आ जाए कि भाई एक कवर में जितने लोग होंगे उनको हम एक रूम में ही ठहराएंगे, सपोज करें अगर वो सिर्फ 2 लोग आ रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, तो अगर उनको एक एक रूम इस तरीके से एलोकेट होना शुरू हो गया, तो भाई मक्का में और मदीने में होटल्स की, अपार्टमेंट्स की बहुत कमी है। पूरी दुनिया से हाजी आ रहे हैं हज करने के लिए, तो इस तरीके से होटल्स की क्राइसिस आ जाएगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया सारे लोगों को होटल्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से वो डिसाइड ये करती है कि भाई इस तरीके से हम क्लब करके आपको जो है हर जगह जो है मक्का मदीना में हम एकोमोडेशन जो है प्रोवाइड करेंगे। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है ख़वातीन के लिए कि भाई ना महरम शख्स के साथ जो है एक रूम की शेयरिंग करनी पड़ती है। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है भाई, और ये फीमेल्स के लिए बहुत ही बड़ा डिस्कम्फर्ट भी होता है कि भाई एक रूम में कोई और गैर मर्द जो है वहाँ पे रूम में है, फिर हम भी यहाँ पे जो है रुके हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं बहुत ही डिस्कम्फर्ट है, और ऐसी चीज़ें जो हैं अच्छी भी नहीं लगती हैं और सही भी नहीं है। तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं भाई, जो भी उनके बेड जो है अलोकेट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक रस्सी का, एक पर्दे का जो है इंतज़ाम अपने घर से ही लेकर के चलते हैं और कुछ कीले वगैरह लगा करके अपना एक सेपरेट स्पेस बना लेते हैं एक ही रूम में। आप इस वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे बीच में एक रॉड पड़ा हुआ है, या फिर कुछ लोग करते हैं भाई कुछ कील भी लेकर के आते हैं, कील को 1-2 जगह इस तरीके से लगाया और पार्टीशन कर लिया, पार्टीशन करके एक ही रूम में जो है वो रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है डिस्कम्फर्ट जो है बहुत ही ज़्यादा होता है।
ये चीज़ जो है काफ़ी सालों से चल रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने कंप्लेन किया हज कमेटी ऑफ इंडिया को कि भाई इस वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, महरम ना महरम को एक रूम में ठहराना सही नहीं है। इसकी वजह से हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि भाई इस साल हम क्या करेंगे, मर्दों को अलग रखेंगे, औरतों को अलग रखेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी नज़र में क्या डिसीजन सही हो सकता है। दोस्तों, अगर हज कमेटी ऑफ इंडिया इस डिसीजन पे आती है कि हम मर्दों को और औरतों को अलग अलग रखेंगे, अलग अलग सेपरेट रूम्स में रखेंगे, चाहे वो रूम्स सेम फ्लोर पे हो, चाहे फिर अलग अलग रूम अलग अलग फ्लोर्स पे हो, तो इस केस में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहला चैलेंज आपका लॉजिस्टिक्स में आ सकता है। जब आप अपने घर पर पैकिंग करते हैं तो अमूमन क्या होता है कि जो भी आपके जो है कॉमन सामान होते हैं, आप जो है किसी एक ट्रॉली बैग में डाल देते हैं, ताकि यहाँ पे आकर कि भाई वो ट्रॉली बैग उस हिसाब से आपका इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन इस केस में आपको जो है 2 सेपरेट बैग जो है वो रेडी करने पड़ेंगे। भाई एटलीस्ट जो हमारी जो बिलोंगिंग्स है, जो हमारे खुद के सामान है, वो तो कम से कम जो है हमारे रूम पे रहने चाहिए। अगर आप अलग अलग रूम्स पे रहते हैं तो लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाला है। आपको जो है पैकिंग जो है अलग अलग करना पड़ेगा इस केस में। दूसरी प्रॉब्लम ये आ सकती है भाई कि आपके साथ में अगर आप एक फैमिली के तौर पर आते हैं तो आपके साथ में बुजुर्ग हैं, आपके साथ में कुछ और ख़वातीन हैं। अगर सबको जो है अलग कर दिया जाएगा तो बुजुर्ग लोग के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया का ये भी चीज़ उसमें था कि अगर बुजुर्ग लोग हैं तो उनके साथ ये चीज़ें नहीं होगी, उनको जो है एक साथ रखा जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसे काफ़ी लोग होते हैं आपकी फैमिली में, अगर बुजुर्ग नहीं हैं और लेकिन फिर भी जो है उनकी तबीयत ख़राब है, कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ भी इसमें आती हैं हज को करने के लिए, तो उनकी टेक केयर कैसे होगी अगर वो अलग रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। तीसरी चीज़ ये आ सकती है कि भाई हज जो है इतनी आसान जर्नी नहीं होती है, इतना आसान सफ़र नहीं होता है। इसमें हर एक कदम कदम पे इंसान जो है टूटता है, डिमोटिवेट होता है, थोड़े थोड़े चैलेंजेस आते हैं, लगता है यार कितना मुश्किल हज है। तो हर एक केस में आपको जो है अपनी फैमिली की ज़रूरत होती है, जिसके साथ जो है आप डिस्कस करके और उनसे जो है मोटिवेशन लेते हैं, आपस में आप समझते हैं, बूझते हैं चीज़ों को, और उसके बाद से आपके अंदर हिम्मत आती है, फिर आप जो है आप अपने हज के सफ़र को वो सही तरीके से वो जारी रखते हैं। तो इस केस में ये प्रॉब्लम आ सकती है। चौथी चीज़ ये है कि भाई ये हज के सफ़र में लोगों की तबीयत ख़राब होती ही होती है। ये देखा है मैंने। तबीयत तो किसी न किसी एक मोमेंट पे आपकी तबीयत ख़राब होगी। तो भाई अपनी सेहत का ख़ास तौर से आप ख़्याल रखें। आप इतना ज़्यादा अपनी बॉडी को ना थकाएं, अपनी बॉडी को थोड़ा सा आराम ज़रूर दीजिएगा। तो अगर तबीयत ख़राब होती है, अगर आप अलग अलग रूम्स में हैं, तो वहाँ पे देखने वाला तो इस तरीके से कोई भी है नहीं है ना आपको। अगर फैमिली है तो आपस में टेक केयर कर लेगी। तो यहाँ भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जो चौथी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है कि भाई जो ख़वातीन का रूम अगर अलग है, तो मर्द को अगर जा करके अपनी फैमिली से मिलना है तो भाई इतना फ्रिक्वेंटली आप उस रूम में नहीं जा सकते हैं। प्रॉपर आपको नॉक करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ भी आपको पूछनी है, डिस्कस करनी है, तो बुलाना पड़ेगा आपको। आप इतना इजीली नहीं कर पाएंगे। आप अगली प्रॉब्लम कह लें तो भाई अगर आपको खाना खाना है, खाना बनाना है, कहाँ बैठ करके खाएंगे आप? ये भी चैलेंज इसमें एक आ सकता है। तो इस तरीके से अगर हम जोड़ें, अगर फैमिली एक साथ नहीं है तो बहुत ढेर सारी चैलेंजेस इसमें आएंगी। काफ़ी लोग भाई इस डिसीजन से खुश भी हैं कि भाई अलग अलग हो जाएगा, चलो ठीक है, और काफ़ी लोग के इसके अगेंस्ट भी कमेंट्स हैं कि भाई बहुत प्रॉब्लम होगी, जिस तरीके से पहले का निज़ाम है उस तरीके से ही निज़ाम कर दीजिए। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए भाई कि आपकी राय क्या है, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में। पूरा मुकम्मल जो है कमेंट डिटेल तरीके से आप लिख करके ज़रूर भेजें आप। अब मैं बताता हूँ मेरा जो अनुमान है कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं से कुछ घूमते हुए आया है, वो चीज़ें, और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें भाई, ये चीज़ें होना, प्रैक्टिकली होना बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है। 90% चांस है कि ये डिसीजन नहीं निकल पाएगा कि दोनों लोग को अलग रखा जाए। जैसा पहले का निज़ाम है वैसा ही इस साल का भी निज़ाम हो सकता है। ये मेरा पर्सनल कमेंट है, मेरी पर्सनल राय है। डिसीजन कुछ भी हो सकता है, आई डू नॉट नो। लेकिन जो मेरे पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो चीज़ें, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जो चीज़ें हैं और मेरा जो पर्सनल चीज़ें हैं, जो मेरा पर्सनल कमेंट है, उसके बेस पे मैं यही कह सकता हूँ कि भाई हो सकता है 90% ये डिसीजन निकल करके ना आए। एक बार को मान लें कि अगर ये डिसीजन निकल के आ ही जाता है कि भाई हम दोनों लोगों को जो है अलग कर दिया जाएगा, अलग अलग रूम्स में रखा जाएगा, इस केस में हम क्या कर सकते हैं? हम वहाँ पे इंडिया में बैठ करके परेशान हो करके कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ डिसीजंस क्या हमारे पास हैं कि हम भाई उस डिसीजन को चेंज कर सकें? अगर हमने हज का डिसाइड कर लिया है तो आप देखें भाई, आप पूरी तरीके से मुतमईन रखें। आप अपनी
इबादत पे ध्यान दें, अपनी तैयारी पे ध्यान दें। जो भी डिसीजन निकल के आएगा आप समझें लब्बैक भाई, अल्लाह ताला हर चीज़ सारे डिसीजन जो है वो तेरे से ही होने वाले हैं। जो भी डिसीजन हो अल्लाह हम उस पर राज़ी हैं। क्या कर सकते हैं भाई, हम परेशान होकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सिवाय परेशान होने के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आप इस बात पे मुतमईन रखिए, अल्लाह पे चीज़ों को छोड़ कर रखिए। अल्लाह ताला तू जैसे भी हज कराए, कबूल कर लिया है ना, बस कबूल कर ले, बस मैं हज पे आ जाऊँ, हज पे सही तरीके से मेरा हज के अरकानों को करा दे, सही तरीके से मेरी वापसी मेरे घर को हो जाए और मेरे हज को कबूल कर ले। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। हज में जो भी परेशानियाँ आएंगी देख लेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। तो अगर इस तरीके से हमारी अगर थॉट प्रोसेस है, इस तरीके से हम सोच रहे हैं, नज़रिया हमारा कुछ इस तरीके से है, तो इंशाल्लाह आपका जहन जो है वो शांत रहेगा, आप अपनी इबादत पे सही तरीके से फोकस कर पाएंगे। और मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि हज में सब्र करना बहुत ज़रूरी है। कितनी भी चैलेंजेस आ जाएं, वो हर चीज़ जो है हज का पार्ट है। चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, हर चीज़ पे आप लब्बैक बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए और सब्र कीजिए। अल्लाह ताला इसका अजर जो है आपको दुनिया और आखिरत हर जगह इंशाल्लाह देंगे। जैसा कि मैंने बताया कि भाई मेरे अकॉर्डिंग तो ये डिसीजन नहीं निकलने वाला है, बाकी कुछ भी हो सकता है, डिसीजन निकल भी सकता है, अल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। तो दोस्तों बस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से भी कुछ इनपुट, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपने ज़रूर लिया होगा। और भाई मेरी तमाम ढेर सारी ऐसी सीरीज़ हैं हज पे, तमाम ढेर सारी वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ को जा करके आप ज़रूर देखें। अगर आप हज पे आ रहे हैं या फिर हज का इरादा भी आप रखते हैं तो काफ़ी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन जो है किसी न किसी वीडियो में आपको जो है हर जगह मिलती रहेगी इंशाल्लाह। और आप अपने राय का इजहार भी ज़रूर करें भाई कि आप किस तरीके की वीडियोज़ जो है मेरे चैनल के ज़रिए से देखना चाहते हैं। क्या और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है जो मैं यहाँ मक्कातुल मुकर्रमा से डायरेक्टली आपको जो है वो दे सकता हूँ। तो चलें, बस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में खास तौर से याद रखें आप। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।